नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 9 है। टाइटल है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को समझने की कोशिश करेंगे, रिसीव्स डिप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर किस प्रकार के एनवायरमेंटल चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज में एक बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं, क्या इनहेरेंट आप कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्शंस है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक एनोनिमस कोट है, इसको देखते हैं। द एनवायरमेंट लेफ्ट टू इटसेल्फ कैन कंटिन्यू टू सपोर्ट लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। द सिंगल मोस्ट अनस्टेबल एंड पोटेंशियली डिसरप्टिव एलिमेंट इन द स्कीम इज द ह्यूमन स्पेशीज, यानी हम। Human beings with modern technology have the capacity to bring about intentionally or unintentionally far-reaching and irreversible changes in the environment. कहने का मतलब ये है कि अगर environment जैसा है उसको वैसा छोड़ दो तो वो वैसा ही रहेगा आगे आने वाले करोड़ों साल तक। 1 मिलियन 10 लाख कह सकते हो, तो मिलियंस में मतलब करोड़ों साल तक हमारा एनवायरमेंट ऐसे रहने वाला है। इस एनवायरमेंट को केवल एक फोर्स डिस्टर्ब कर रही है, वो की ह्यूमन बींग्स। देखिए, जो भी जानवर हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उन जानवरों में इतना दिमाग नहीं है कि वो एक लिमिट से ज्यादा इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर पाए, लेकिन ह्यूमन बींग्स में इतनी काबिलियत, इतना दिमाग है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के चलते इन्वायरमेंट को खराब कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। ठीक है भाई, भले ही वो इंटेंशनली ना कर रहे हो, अनइंटेंशनली कर रहे हो, बट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंट में जो इरिवर्सिबल चेंजेस उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमने पहले के चैप्टर्स में देखा कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है इंडियन इकोनॉमी के सामने। ठीक है भाई, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज तक हमने की है उसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और कीमत है इन्वायरमेंटल क्वालिटी का डिग्रेडेशन। हमारी हवा गंदी हो रही है, हमारे पानी के सोर्सेज गंदे हो रहे हैं। दिल्ली में चले जाइए, सर्दियों के महीने में हवा ब्रीथ करने लायक नहीं रहती। सोचिए इससे बुरी बात क्या होगी कि हमें साफ हवा ब्रीथ करने तक को नहीं मिल रही है। हम लोग एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में स्टेप कर रहे हैं। एक्चुअली हम स्टेप कर चुके हैं और काफी आगे पहुंच चुके हैं। ये एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, और हम सबके दिमाग में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक प्रकार की रैट रेस चलती है हमारे दिमाग में कि हमको बहुत जल्दी आगे पहुंचना है। ठीक है भाई, और डेवलपमेंटल पाथ पे जब हम बहुत तेजी से चलते हैं तो हम एडवर्स कंसिक्वेंसेस भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं एडवर्स कंसिक्वेंसेस को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये हम ध्यान कैसे रख सकते हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पे जाएं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, उस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो, बिल्कुल कर दीजिए। मेरे तो आगे बात करते हैं। To understand the unsustainable path of development that we have taken and the challenges of sustainable development, we have to first understand the significance of the contribution of environment to economic development. देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे सामने क्या परेशानियां हैं। दूसरी बात, इन्वायरमेंट की हमें क्या जरूरत है, इन्वायरमेंट की हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसको समझने के लिए पहले इन्वायरमेंट का रोल समझना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके लिए इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग डील करता है फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा भाग डील करता है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, तीसरा भाग डील करता है स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन चीजों में बहुत सारे लोगों को चीजें आसान लगेंगी, बहुत सारे लोगों को चीजें ट्रिकी लगेंगी, बट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11वीं कक्षा के छात्र हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन और वीडियो जरूरी है, तो देख लीजिए, काम ही आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट, इसकी डेफिनेशन और फंक्शन। डेफिनेशन क्या है? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। कहने का मतलब क्या है एनवायरनमेंट में कि भाई हमारे तरफ, चारों तरफ जो भी प्लेनेट से हमको मिला हुआ है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ हैं, उसको टोटलिटी से मिला के आप हमारे सामने रख दो तो वो एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फोर्सेस दोनों इंक्लूडेड है। बायोटिक फोर्सेस में आते हैं लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि चिड़िया, जानवर, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज। एबायोटिक एलिमेंट्स में आते हैं हवा, पानी, जमीन, रॉक्स और सनलाइट की बात की जाए तो दे आर एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेट करते हैं, कैसे ये एटमॉस्फेयर के अलग अलग, एनवायरनमेंट के अलग अलग फैसेट्स को अफेक्ट करते हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। काम क्या है हमारे एनवायरनमेंट का? व्हाट आर द वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट? तो 4 वाइटल फंक्शंस है यहाँ पे। पहली बात तो एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रदान करता है।
ये रिसोर्सेज रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ये रिसोर्सेज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? तो रेन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। इनकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअस है। तो अगर आप फॉरेस्ट में चले जाओ, जो ट्रीज हैं आप उनको काट दोगे वो फिर से ग्रो हो जाएंगे। ओशंस में मछलियां पकड़ के खा जाओगे वो फिर से जन्म ले लेंगी, प्लैंक्टॉन्स जब तक है समुद्र में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ट्रीज और मछलियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, ये तब तक है जब तक इंसान बिल्कुल ही भूखा ना हो जाए। एकदम से भूखा हो गया और आप एकदम ही जंगल काटने पे आ गए तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। रेन्यूएबल का मैं आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको कहूंगा सन की एनर्जी, विंड एनर्जी। सन की एनर्जी हमेशा रहेगी, टाइडल एनर्जी। कभी सूरज चमक रहा है वो तो चमकता ही रहेगा, जब तक सूरज में रोशनी हाइड्रोजन है तब तक वो रोशनी देता रहेगा, एनर्जी देता रहेगा। तो यहाँ पे हम भले इन्वायरमेंट को तबाह करके मर जाएं या ह्यूमन लाइफ ना बचे, कुछ भी हो, आगे आने वाले करोड़ों साल तक सूरज चमकता रहेगा। यहाँ लाइफ करोड़ों साल तक रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं, करोड़ों का छोड़ो, अभी 100-200 साल का भी नहीं पता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे, यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, कोल हो गया, ऑयल हो गया, ये नॉन रेन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो भाई दो हमने चीजें देखी। एक चीज देखी हमने बेसिकली कि एनवायरमेंट हमको रिसोर्स प्रोवाइड करता है, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल दोनों। दूसरा काम एनवायरमेंट क्या करता है? इट एसिमिलेट्स वेस्ट, मतलब जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में, उस वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना, उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, ये काम करता है एनवायरमेंट। दूसरा, एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करके जो एनवायरमेंट है वो लाइफ को सस्टेन करता है। देखिए, एक प्रकार की स्पेशीज, किसी एक प्रकार का जानवर ही नहीं रह सकता एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में जो पूरी की पूरी फूड चेन चलती है, चाहे वो पानी की फूड चेन हो, चाहे वो जमीन की फूड चेन हो, उस फूड चेन में हर स्पेशीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, कुछ डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत जरूरी है, जो एनवायरमेंट मेंटेन करता है। प्लस एनवायरमेंट हमको एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो भाई सुबह उठे, आप मुन्नार घूमने गए, मुन्नार के किसी बीच रिजॉर्ट में आप रुके, सॉरी मुन्नार में बीच रिजॉर्ट नहीं, मुन्नार एक हिल स्टेशन है, गलत बोल दिया। आप मान लीजिए कोच्चि गए, कोच्चि के एक बीच रिजॉर्ट में रुके, वहां पे आपको समुद्र दिख रहा है अच्छा सा, आपने बोला क्या नजारा है, सीनरी। तो इस प्रकार के एस्थेटिक सर्विसेज भी हमें एनवायरमेंट ही प्रोवाइड। तो फिर एनवायरमेंट की बात करते हैं तो इट इज एबल टू परफॉर्म, जो भी हमने अभी फंक्शंस देखे, ये फंक्शंस एनवायरमेंट बिना किसी इंटरप्शन के काम कर सकता है। अगर एनवायरमेंट के ऊपर आप अनड्यू प्रेशर मत डालो, एनवायरमेंट जिस ब्यूटीफुल फॉर्म में है वो उसी ब्यूटीफुल फॉर्म में रहेगा। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो भी ठीक है, लेकिन आप उसको कैरिंग कैपेसिटी में इस्तेमाल करो। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एनवायरमेंट वो है 100 यूनिट्स। मान लीजिए अभी एनवायरमेंट इतनी नाना प्रकार की इकोसिस्टम सर्विसेज बनाता है कि आप उसको यूनिट्स में गिन नहीं सकते, बट फिर भी एक बार को मान लो कि 100 यूनिट्स इकोसिस्टम सर्विसेज एनवायरमेंट बना रहा है और हम एज ए ह्यूमन बीइंग 150 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितनी एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर ली हमने? 50। क्या कैरिंग कैपेसिटी है? एक साल में अगर 100 यूनिट्स इकोसिस्टम सर्विसेज एनवायरमेंट बना रहा है और हम ही 150 खा जा रहे हैं, तो 50 नेगेटिव में चल रहा है एनवायरमेंट, यानी हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। अगर वो 100 यूनिट्स बनाता है इकोसिस्टम सर्विसेज और हम 100 ही कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस रहेंगी। इसी बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है। और याद रखिएगा, केवल ह्यूमन बींग्स नहीं यूज कर रहे हैं इकोसिस्टम को, जानवर भी यूज कर रहे हैं, प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं, इस फैक्टर को भी याद रखिएगा। हालांकि जानवर प्लांट्स आप देखो तो इकोसिस्टम का ही पार्ट है, एनवायरमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जब आप रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनवायरमेंट से, तो जिस रेट पे वो रिसोर्स रीजनरेट हो रहा है, वो रीजनरेशन के रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा एक्सट्रैक्शन। अगर ज्यादा होगा तो जो एक्स्ट्रा वेस्ट पैदा होगा उसको एनवायरमेंट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, एसिमिलेट नहीं कर पाएगा, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होने लगेगा, निगेटिव परफॉर्मेंस होने लगेगी इसकी, ठीक है भाई। तो ये बातें बताई गई। फिर when this is not so मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप एनवायरमेंट को यूज कर रहे हो, द एनवायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेनेंस। लाइफ को सस्टेन करने वाला जो काम है एनवायरमेंट का, वो अगर वो नहीं कर पाएगा, अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी
वायलेट होती है और इससे एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस पैदा होगी। अभी के समय पे एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस ऑलरेडी चल रही है, क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंट पे। अक्सर के न्यूज़पेपर में मैं आपसे बातें डिस्कस करता रहता हूँ, एडिटोरियल्स में, करंट अफेयर्स में। और ये सिचुएशन आजकल पूरी दुनिया में है। दुनिया भर में डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, लोगों के कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, ओके, जिसके चलते ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। अच्छा एक बात पहले बता दूं, पहले ही जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ये एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। पहले ही इन डेवलप्ड कंट्रीज में जो लोगों के तरीके हैं वो बहुत लग्जूरियस हो चुके हैं, जिसके चलते एनवायरनमेंट को डेवलप्ड कंट्रीज और बहुत नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुकी है। और अब डेवलपिंग कंट्रीज का समय आ रहा है, तो अब ये डेवलपिंग कंट्रीज नुकसान पहुंचा रही है, तो ओवरऑल इट इज टू मच फॉर द एनवायरनमेंट, ओके। फिर आप देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज आज तक ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वेस्ट ऑलरेडी एनवायरनमेंट की अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के ज्यादा जनरेट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टिमम अमाउंट में तो हमारे एटमॉस्फेयर में जरूरत है, बट एक लिमिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। अब हमारे ओशंस नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, बट एक लिमिट से ज्यादा उगलोगे तो क्या ओशंस अब्जॉर्ब कर पाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, नहीं अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। क्या है अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। जितना भी आप डिग्रेडेशन कर रहे हो उतना एनवायरनमेंट झेल जाए, ठीक है। और हम ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के। हम ऑलरेडी काफी तबाह कर चुके हैं चीजों को, और तबाह करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो पहले के समय में हमने डेवलपमेंट प्रोसेस किया उससे ऑलरेडी हमारी रिवर्स गंदी हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, एक्वाफायर्स गंदे हो चुके हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन हुआ है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों प्रकार की एनर्जीज का, और दोनों प्रकार की एनर्जी से नुकसान पहुंचे। कैसे नुकसान पहुंचे वो थोड़ी देर में आपको बताता हूं। फिर अभी जैसे जैसे हम ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो हम नए रिसोर्सेज में रिसर्च कर रहे हैं, तो नए रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी को पैदा करने में समय लगेगा। अभी कोल रिजर्व्स हैं, अगर कोल रिजर्व्स खत्म होते हैं मान लीजिए इंडिया में, तो इंडिया के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो इंडिया बाहर से कोल रिजर्व्स को इंपोर्ट करे, बाहर की कंट्रीज में भी हो सकता है आगे आने वाले समय में कोल रिजर्व खत्म हो जाए। हालांकि जिस स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर हमने बचे हुए कोल रिजर्व्स खत्म कर दिए तो भाई हम लोग आगे आने वाले 50-60 सालों में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स हमारे ऊपर आने वाले हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मान लीजिए इंडिया में कोल खत्म होने वाला है, इंडिया बाहर से कोल इंपोर्ट करता है, तो इंडिया ऑब्वियसली बात है कुछ पैसा खत्म करके ऐसी टेक्नोलॉजी और रिसर्च को डेवलप करने की कोशिश करेगा जिससे वो कोल के अल्टरनेटिव्स ढूंढ पाए एनर्जी के फील्ड में। समझ गया आप बात को? फिर हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाते हैं डिग्रेडेड एनवायरनमेंट क्वालिटी में। अगर एनवायरनमेंट खराब है तो वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, एयर की क्वालिटी गिरेगी, वाटर की क्वालिटी गिरेगी। हमारे देश में 70% पानी पॉल्यूटेड है, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ गए हैं, वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ गए हैं, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बढ़ रहा है, ओके। ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्रेशन हमारे सामने मुश्किल देके खड़े हो। ओजोन डिप्रेशन में किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर मैंने बात की है, ठीक है भाई। तो ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्रेशन, कहीं ना कहीं सरकार के खर्चे को बढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सरकार के खर्चे को बढ़ा रहे हैं। आगे बात की जाए, हम निगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। देखिए एनवायरमेंट खराब हो रहा सबको पता है, तो एक ऑप्शन क्या है कि भाई एनवायरमेंट को खराब करने वाली चीजें आप बंद कर दो। लेकिन अगर आप एनवायरमेंट को खराब करने वाली चीजें बंद कर दोगे तो ग्रोथ बंद हो जाएगी। भाई अभी के समय पर अगर आप बात करो तो भाई बात यह है कि अगर हम लोग एनवायरमेंट के नाम पे डेवलपमेंट करना छोड़ देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना छोड़ देंगे, तो भाई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझते हैं कि आप नौकरी कर रहे हो 1 लाख रुपए प्रति महीने की, और आपको IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो गया। अभी IIM अहमदाबाद में जब पढ़ने जाओगे 2 साल के लिए, तो वो जो 1 लाख रुपए प्रति महीने की नौकरी थी वो छोड़नी पड़ जाएगी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। समझ गए? उस समय पे मिलने वाले जितने भी प्रमोशन वगैरह होंगे वो सब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि आप IIM अहमदाबाद के लिए कुछ छोड़ रहे हो। समझ गया बात को? तो ये होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात ये है कि क्या ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ये अभी एकदम से उभरी है? तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा एनवायरमेंटल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, जब सिविलाइजेशन शुरू हुई उस समय पे पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, उस समय पे लोगों की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं थी, उस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था। लोग प्रिमिटिव तरीके से और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से रहते थे। वो भले ही लकड़ी जला के अपना खाना बनाते थे,
बट इतनी ज्यादा लकड़ी नहीं जलती थी कि भाई ग्लोबल वार्मिंग होने लगे, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इतना ज्यादा हो जाए। सब कुछ कंट्रोल में था, सब कुछ ऑर्डर में था, ये बड़ी चीज थी। समझ गया बात को। अभी के समय पे क्या हो गया है, अभी के समय पे भैया फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ है कि भैया हमारा इन्वायरमेंट उस पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर चला गया है वो पॉल्यूशन। समझ गए भाई, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, जितनी तेजी से रिसोर्स रीजनरेट होते हैं उसकी तेजी से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ग्राउंड वाटर को आप इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हो कि वो रिकुपरेट नहीं हो पा रहा है, रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, वो बस खत्म होता चला जा रहा है। एंड दीज आर एक्चुअली बिग प्रॉब्लम। समझ गया बात को। तो पहले लोग इतने नहीं थे कि चीजें इतनी यूज हो जाए, लेकिन अब लोग इतने ज्यादा हैं कि चीजें इतनी तेजी से यूज हो रही हैं कि भाई वो किसी भी तरीके से अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही है। यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया, दामोदर वैली ये वन ऑफ द इंडिया मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, ठीक है ना। इसके जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं अलॉन्ग द बैंक ऑफ दावेदर रिवर, ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर में ऑलरेडी अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी है, ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके चलते भाई जो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन के साथ साथ पॉपुलेशन की जो नीड्स थी ये भी बढ़ी, और ये दोनों चीजें मिलके काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि डिमांड फॉर रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये जो डिमांड है ना, ये रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा है, और जो प्रेशर है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट पे, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट क्वालिटी के केस में जो सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप है वो पलट गया है, ठीक है। आपकी डिमांड आई, आपने सप्लाई की, अब सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और डिमांड उतनी नहीं है। उस ज्यादा सप्लाई के चलते हमारे इन्वायरमेंट के बहुत से रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो इंक्रीज डिमांड है फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज और सर्विसेज, ये हमारे रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रही है। ओवर यूज के चलते वेस्ट जनरेशन हो रहा है, पॉल्यूशन काफी खतरनाक ऑलरेडी हो चुका है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। हम 3-4 चीजें और बताई गई जो ब्लॉक्स में लिखी हुई हैं, इनको भी जरा एक बार डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की रेफरेंस वीडियोस में आपको दे चुका हूं, बट एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं तो एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर। अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1750 में शुरू हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद से पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज फल फूल रही हैं, उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये देखा गया है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ज्यादातर ह्यूमन इंड्यूस्ड है, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पहले नेचुरली भी हो रहे थे। जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। जब प्रिमिटिव मैन खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाता था, उससे धुआं निकलता था, वो भी ग्रीन हाउस गैस थी। जो बायो डाइजेस्टर प्रोसेस होते हैं आदमी के, जानवरों के, उससे भी मीथेन निकलती है। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते जितनी प्रॉब्लम आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की गैसेस ने यहाँ पे हमारे सामने क्रिएट करके रख दी। चीजें हमारे हाथ से चली गई, चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई हैं। इतने ज्यादा फॉसिल फ्यूल को बर्न किया गया है, इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया गया है। डिफॉरेस्टेशन ने भी इम्पैक्ट डाला है। फॉसिल फ्यूल के बर्न करने के चलते जो एक्स्ट्रा हाइड्रोकार्बन आ रहे थे एटमॉस्फेयर में, उसको कहीं ना कहीं हमारे पेड़ न्यूट्रलाइज कर सकते थे, लेकिन पेड़ भी काट दिए। फिर आप देखो, एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर सच गैसेस दैट हैव द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब हीट टू द एटमॉस्फेयर विद नो अदर चेंजेस विल मेक आवर प्लैनेट सरफेस वार्मर। वही बात है कि जितनी ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी गैसेस जोड़ते जाओगे हमारे एटमॉस्फेयर में, उतनी ही ज्यादा हमारे प्लेनेट का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का 31% से बढ़ चुका है, CH4 मीथेन का 149% से बढ़ चुका है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। 1750 से पहले जो CO2 और CH4 का लेवल था वो 31 और 149% ऑलरेडी अब तक बढ़ चुका है। पिछली सेंचुरी में मतलब 1900 से लेकर 2000 तक वाली सेंचुरी में जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अब जो टेम्परेचर
इंक्रीज का जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सी लेवल भी बढ़ रहा है। सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सी लेवल भी यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, तो पोलर आइस मेल्ट होगी। जितना ज्यादा पोलर आइस मेल्ट, देखिए जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी उतनी ज्यादा पोलर आइस मेल्ट होती जाएगी, उतना ही सी लेवल बढ़ता जाएगा और उतने ही सी लेवल के पास कोस्टल इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जमीन डूबती जाएगी, कोस्टल फ्लडिंग होती जाएगी। इससे डिसरप्शन होगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज का। अब आप बोलोगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज का डिसरप्शन कैसे होगा? तो ये फोटो देखो, ये आपको छोटी सी पानी की स्ट्रीम दिख रही है हिमालय से नीचे उतरती हुई। आपको पता है कि हिमालयस में हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स में स्नो है और वो स्नो फ्रेश वाटर का एक बहुत जबरदस्त सोर्स है। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी एकदम से वो स्लो पिघलेगी और सारा पानी चला जाएगा। वो पानी जो थोड़ा थोड़ा स्नो से रिस रिस के लोगों के पास पहुंचता था और लोग उससे पी के अपनी प्यास बुझाते थे, वो एकदम से स्नो में खत्म हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा और फिर रिस रिस के जो हर साल थोड़ा थोड़ा करके पानी नीचे आता था वो नहीं आएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अवर एनवायरमेंट। अगर पीने के लिए पानी नहीं बचेगा क्या करोगे? फिर ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत सारी स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी उनके इकोलॉजिकल नीचे। इकोलॉजिकल नीचे मतलब एक स्पेशी इकोसिस्टम में किस प्रकार से एक्ट करती है उसका इकोलॉजिकल नीचे होता है, ये गायब हो जाएंगे। ज्यादा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आएंगे, ट्रॉपिकल डिजीजेस के इंसिडेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। और बहुत सी चीजें हैं ग्लोबल वार्मिंग की कि कोल, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जितना ज्यादा कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप बर्न करोगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आपका एमिट होगा। देख लीजिए हमारी पेट्रोल डीजल पे चलने वाली बाइकें और कारें क्या करती हैं। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा जितनी ज्यादा मीथेन गैस पहुंचेगी, और मीथेन गैस आपकी एनिमल वेस्ट में भी रिलीज होती है। ठीक है ना। कैटल जितना ज्यादा आप उगाओगे उस कैटल से मीथेन की भी लेवल्स बढ़ेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। डिफॉरेस्टेशन तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है भाई यहाँ कैटल प्रोडक्शन से। जितना ज्यादा कैटल प्रोडक्शन होगा उनको ग्रेस करने के लिए उतनी जमीन चाहिए, और जितनी ज्यादा जमीन में कैटल ग्रेस करेगा उतनी जमीनों का डिग्रेडेशन होगा। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो जापान में हुई थी 1997 में। इसमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, जिसमें ये बोला गया कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो बाइंडिंग एमिशन कट्स करेंगे अपने ग्रीन हाउस गैसेस के। क्योटो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट भी हुआ, लेकिन अब दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब ये जो बात कही जाती थी ना कि भाई ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये ज्यादा गैस, मतलब कम गैस बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत गैसेस फेंक चुके हैं। और जो डेवलपिंग नेशन है इंडिया, चाइना जैसे, ये पहले डेवलप नहीं कर पाए थे तो अब ये ज्यादा एमिशंस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अब चल नहीं पाएगा। अब क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा सीवियर हो चुका है कि सारी कंट्रीज को यहाँ पे सामने आके एक रोल प्ले करना पड़ेगा क्लाइमेट डिजास्टर को रोकने के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओके, ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है? ये जो ओजोन की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, अगर इस लेयर की अमाउंट कम होने लगे, लेयर घटने लगे, तो उसको आप बोलोगे ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन होता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड पहुंचे कहां से? तो अर्थ से पहुंचे। सबसे पहला इनका सोर्स था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे कूलिंग सब्सटेंसेस की तरह इस्तेमाल होते थे एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में। ठीक है, ये जो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स थे जिनको आप बोलते हो हेलोन्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल करते थे। इन सब चीजों के ज्यादा इस्तेमाल के करने धीरे धीरे ये क्लोरीन और ब्रोमीन स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच चुका है। स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच के वो ओजोन लेयर को तबाह कर रहा है, और जैसे जैसे वो ओजोन लेयर कम होती जाएगी वैसे वैसे डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंचेगी। स्किन कैंसर कर सकती है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स को नुकसान पहुंचा सकती है, प्लांट्स और एनिमल्स को मार सकती है, फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्शन को कम कर सकती है, जिससे एक्वेटिक और मरीन ऑर्गेनिम्स में भी फर्क आएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को तो सीधे सीधे नुकसान पहुंचा ही सकती है। अगर 5% कमी होती है ओजोन लेयर में, देखिए 5% कमी पाई गई थी ओजोन लेयर में 1979 टू 1990। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो जो हार्मफुल वेवलेंथ्स हैं अल्ट्रावायलेट की वो अर्थ तक पहुंच जाएंगी। ये ओजोन लेयर उनको रोक देता है। ठीक है भाई, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आया गया था
जिसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया। बाद में पता चला कि भैया ये जो ब्रोमीन कंपाउंड्स हैं, ये भी फ्लोरीन कंपाउंड्स हैं, ये भी भाई नुकसान पहुंचाते हैं। किगाली एग्रीमेंट, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से कंपाउंड्स को कंट्रोल में लाने के लिए किगाली एग्रीमेंट लेके आया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो चलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए लेके आया गया था, किगाली एग्रीमेंट किसके लिए लेके आया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, इसको चलिए अगले वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को शेयर जरूर करो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। गुड बाय।